साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लैंडफॉर्म सिंप्लीफाइड पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरणीय भूगोल से आपके UGC नेट 2022-2023 साथ ही साथ 2021 की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि हम PYQ सीरीज़ स्टार्ट किए हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है मृदा परिच्छेदिका से संबंधित, यानी कि सॉइल प्रोफाइल। क्वेश्चन है कि मृदा परिच्छेदिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि सॉइल प्रोफाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूतल के नीचे आधार शेल जो होती हैं, पेरेंट रॉक, उनके ऊपर जितनी मृदा होती है वो टोटल मृदा ही मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। अब इस सॉइल प्रोफाइल में अलग अलग विशेषता वाले संस्तर पाए जाते हैं, लेयर पाई जाती हैं, तो उन्हें मृदा संस्तर कहते हैं या हॉरिजॉन कहते हैं। चूँकि इनकी रासायनिक और भौतिक संगठन अलग अलग होता है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, इसलिए मृदा को अलग अलग संस्तरों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो इन्हीं संस्तरों के बारे में कथन दे रखे हैं। पहला कथन है आपके सामने, ओ संस्तर यानी जो ओ लेयर है, इसमें अधिकतर धरातल का कचरा और आंशिक सड़ा हुआ जैविक पदार्थ यानी पार्शियल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। चलिए, अगला कथन दे रखा है ए संस्तर, इसमें सामान्यतः ऊपरी मृदा कहा जाता है, यानी इसे टॉप सॉइल भी कहा जाता है। फिर अगला कथन है कि ई संस्तर जो है ये मृदा की सबसे निम्नतम सतह है, जिसमें मुख्यतः जनक सामग्री होती है, यानी पेरेंट मटेरियल होता है। अगला कथन बी संस्तर, यह निक्षालन का क्षेत्र है जो ऊपरी मृदा तथा निचली कम उपजाऊ सतह के बीच पाया जाता है। सही कथन बताने हैं तो साथियों, इसमें केवल दो ही कथन ठीक हैं, आपका पहला और दूसरा, यानी ए और बी। क्योंकि ओ संस्तर, जिसको ऑर्गेनिक हॉरिजॉन भी कहा जाता है, इसमें पार्शियल रूप से जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या फिर जो जीवित जीव होते हैं या मृत जैविक पदार्थ होते हैं, वही पाया जाता है। और धरातल की जो सड़ी गली वनस्पति होती है, एक प्रकार से कचरे की फॉर्म में, वो पाई जाती है। तो इस प्रकार ये कथन सही हो जाता है। अगला कथन ए संस्तर, इसमें सामान्यतः ऊपरी मृदा यानी जो ए लेयर है, इसको साथियों टॉप सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खनिज पाए जाते हैं, साथ ही साथ ह्यूम्स भी पाए जाते हैं। साथियों, ह्यूम्स क्या होता है? तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, उसको ही ह्यूम्स कह देते हैं, और ये मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना देते हैं। इसलिए इस मृदा को टॉप सॉइल कहते हैं। ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है और खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए और बी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है UNREDD+, यानी कि UN रेड प्लस से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला कथन आपके सामने है। पहला कथन क्या है? यह SDG 6 का भाग है। क्या यह SDG 6 का भाग है? आप बताएंगे मुझे। अगला कथन है कि रेड प्लस को कॉप एजेंडा 2001 में शुरू किया गया था। इसमें प्लस का जो मीनिंग है वो वनों से संबंधित जलवायु बचाव की अतिरिक्त गतिविधियों से है। चौथा कथन है रेड का अर्थ विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन रक्षण से उत्सर्जन कम करना है। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं SDG 6 जो है वो क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी तथा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर पर आधारित है।
यानी कि वाटर से जुड़ा है, तो ए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेड प्लस को कॉप एजेंडा 2001 में शुरू किया गया था, यह कथन भी गलत है, क्योंकि जो रेड प्लस है वो ऑफिशियली 2008 में लॉन्च किया गया था, ऑफिशियली 2008 में लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCC के द्वारा। हालांकि इस पर चर्चा 2005 से शुरू होने लगी थी, लेकिन ऑफिशियली 2008 में लॉन्च किया गया था, तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। इसका जो मुख्य मकसद था वो था डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करना, साथ ही साथ जो एमिशन हो रहा है डिफॉरेस्टेशन से और डिग्रेडेशन से उसको कम करना। इसके अलावा यहाँ पर प्लस का जो मीनिंग था वो कार्बन स्टॉक्स की मात्रा को कंजर्व करना, उसका एनरिचमेंट करना, ये था। तो यहाँ पर सी कथन जो है वो एक प्रकार से ठीक है। रेड का अर्थ विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन रक्षण से उत्सर्जन कम करना है, बिल्कुल ठीक कथन है। तो इस प्रकार सी और डी कथन ठीक हैं तथा आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम पहचानें। तो जैसा कि हम जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र में सभी जो जीव हैं या पर्यावरण है वो आपस में अंतर क्रिया करते हैं तथा पोषक तत्वों का संचरण एक जीव से दूसरे जीव में या एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में होता है। तो पोषक तत्वों का स्थानांतरण अलग अलग तरीक़ों से होता है। तो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में सबसे पहले देखिए ये मराइन फूड चेन दे रखी है, तो डायटम आएगा सबसे पहले, यानी ऑप्शन बी सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद ये फाइटोप्लैंक्टन है तो इसको खाएगा बार्नाक्यूल लार्वा जू प्लैंक्टन यानी BA। उसके बाद साथियों आपका एरोक्रमी आ जाएगा, ये कॉमी नहीं है एरोक्रमी है, BAD और इसके पश्चात आपका अंत में C यानी हेरिंग। BADC देखते हैं किस ऑप्शन में है, BADC ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव भार का यानी बायोमास का व्युत्क्रमित इन्वर्टेड पिरामिड दर्शाता है। तो कौन जो है वो बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड दर्शाता है। पिरामिड जैसा कि साथियों विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या, जीवों के सकल भार या फिर जीवों को प्राप्त होने वाली एनर्जी का गणितीय चित्र में दर्शाया गया रूप होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बड़े पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र। देखिए जैव भार का पिरामिड स्थल पर कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, हालांकि पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा हो सकता है अगर ट्री इकोसिस्टम हो तब, परंतु जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जैव भार का वो अक्सर उल्टा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या अधिक होती है, जो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या भले ही अधिक हो लेकिन उनका भार कम होता है, ठीक है। तथा फिर धीरे धीरे पोषण स्तरों में क्रमिक जो है भार में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक अभिकथन दे रखा है, एजर्शन दे रखा है। साथियों वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो स्पीड बढ़वा सकते हैं कमेंट करवा कर मुझसे। पहला कथन दे रखा है नगरीय ऊष्मा द्वीप वह महानगरीय क्षेत्र है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, नगरीय ऊष्मा द्वीप यानी अर्बन हीट आइलैंड एक ऐसा महानगरीय क्षेत्र होता है जो कि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे अधिक गर्म होता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भवन होते हैं पक्के होते हैं, जो कंक्रीट होता है वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, साथ ही साथ वहाँ पर व्हीकल्स की संख्या अधिक होती है, इस वजह से वो भी अधिक ऊर्जा का एमिशन करते हैं। इस प्रकार वहाँ पर जो है ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। तो इस प्रकार दोनों कथन सही हो जाते हैं यहाँ पर।
ए आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र की सीमा के आर पार, यानी पारिस्थितिक तंत्र की सीमा के आर पार परिवर्तनशील दशाओं का प्रदर्शित करने वाले इको लाइन अध्ययन को किस रूप में जानते हैं? ब्लैक बॉक्स मॉडल, चरम वनस्पति, प्रवणता विश्लेषण या प्राकृतिक विश्लेषण। तो साथियों इकोसिस्टम में वनस्पति का बदलना या फिर भौतिक विशेषताओं जैसे कि ताप परिवर्तन, अक्षांशों के समानांतर ताप परिवर्तन हो गया, या फिर ऊंचाई के समानांतर ताप परिवर्तन हो गया, या वनस्पति परिवर्तन हो गया, इसको प्रवणता एनालिसिस के द्वारा अध्ययन किया जाता है। जैसे कि क्षोभ मंडल में तापमान का ऊंचाई के साथ बढ़ना, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से क्षैतिज रूप में तापमान का घटना बढ़ना, ये प्रवणता के द्वारा ही हम अध्ययन करते हैं, जैसे हम ताप प्रवणता बोलते हैं। यानी कि विभिन्न दशाओं का परिवर्तित होना किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? ग्रेडियंट के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, कृषि, पशुधन, उद्योग या मानव जनसंख्या की सामान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पानी की किसी भी प्रकार की कमी को सूखा कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है। सूखा वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न एक विपत्तिजनक स्थिति है, ये भी कथन ठीक है। इस प्रकार ए आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, इम्पोर्टेंट भी है। पार्थिव पारतंत्र यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे कि घास स्थल या वन में जैव बायोमास का पिरामिड चौड़े आधार में, यानी कि आधार चौड़ा होता है तथा ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। बिल्कुल सही कथन है। पार्थिव पारतंत्र में बायोमास की प्राथमिक से तृतीयक उपभोक्ताओं में वृद्धि होती है, यह कथन आपका गलत है। तो इस प्रकार ए तो सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साथियों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड थोड़ा बढ़ा दिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण जो कि अकार्बनिक अंशों में प्रचुर परंतु कार्बनिक अंशों में अल्प मात्रा वाले स्थान से प्रारंभ होता है कहलाता है। तो ऐसा अनुक्रमण जो है साथियों ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन या ऑटोट्रॉफिक अनुक्रमण कहलाता है। अनुक्रमण जैसा आप जानते ही हैं कि जो स्पीसीज़ होती हैं उनका किसी नई जगह पर या पहले वहाँ पर अगर स्पीसीज़ हो परंतु वो किसी कारणवश नष्ट हो गई हो तो स्पीसीज़ का उत्पन्न होना धीरे धीरे क्रमिक विकास ही क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है या सक्सेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यूएन जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2000 के बाद की विश्व पर्यावरण और विकास की स्थिति जानने के लिए 1985 में पर्यावरण और विकास पर विश्व कमीशन यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, तो वो कौन सा है? सतत विकास कमीशन, ब्रूटलैंड कमीशन, एजेंडा 21 या फिर चिपको कमीशन। साथियों ये है आपका 1985 में बनाया गया ब्रूटलैंड कमीशन। साथियों इसका गठन जो है 1985 में हुआ परंतु 1987 में यह एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें सबसे पहली बार ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सामने आई, साथ ही साथ उसकी स्पष्ट परिभाषा दी गई। इसके अलावा ब्रूटलैंड कमीशन ने 1987 में एक रिपोर्ट जारी की आवर कॉमन फ्यूचर थीम नाम से। थीम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन आपका यही है, हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर, ये शीर्षक की रिपोर्ट 1987 में किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? ब्रूटलैंड कमीशन। साथियों आपसे अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये किसने स्टार्ट किया था? तो साथियों ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ
पॉल्यूशन कंट्रोल यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम था, जिसमें एयर क्वालिटी के अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के एयर पॉल्यूटेंट का लेवल चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नॉक नी सिंड्रोम, संधि शूल, इसमें घुटनों से नीचे टांगों का बाहर की ओर मुड़ना मुख्य कारण होता है। तो मुख्य कारण क्या होता है? फ्लोराइड प्रदूषण, लेड या पीवी प्रदूषण, मरकरी प्रदूषण या कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण। इसका करेक्ट आंसर है आपका फ्लोराइड प्रदूषण। फ्लोराइड प्रदूषण होने के कारण ही नॉक नी सिंड्रोम हो जाता है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पदार्थ जो ओजोन की परत को कम करते हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन कम करता है? ओजोन की परत का क्षरण कौन करता है? हैलोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम लिखना है या बताना है कौन सा समझौता था। पेरिस समझौता। साथियों, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, परंतु जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कनाडा में होता है 1987 में मॉन्ट्रियल शहर में, और इसका मुख्य मकसद था जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर हाइड्रोकार्बन हैं जो ओजोन क्षरण करते हैं उनको कम करना, उनके एमिशन को कम करना। साथियों, आप मुझको बता सकते हैं कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस यूनिट में नापी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन और देना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई, O2 लेयर मोटाई, O2 लेयर की मोटाई, पहला क्वेश्चन मोटाई। साथ ही साथ मुझे बताएंगे इकोसिस्टम शब्द पहली बार किसने दिया और किस सन में दिया, ये भी बताएंगे, और इकोलॉजी टर्म भी बताएंगे, इकोलॉजी टर्म भी आप मुझको बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।